This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम फोकस ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान राजा सोहेल। नाज़रीन, जुमेरात को जिस तरह आपको मालूम है कि हफ़्ते भर की ख़बरें जो है हम लेके आते हैं और उन ख़बरों पर तबसरे और तज्ज़िये शामिल किए जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा इस दफ़ा जो हफ़्ता रहा ये हैपनिंग वाला रहा। हमने देखा कि गुज़श्ता एक साल से जो है वो ख़बरों की ज़ीनत बनने वाला पनामा पेपर्स जो है अब वो JIT के आखिरी मराइल की तरफ चल रहा है। JIT को 60 रोज़ के जो मोहलत दी गई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, और ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने ये डायरेक्शन दी है कि 60 रोज़ से ज़ायद जो है उनको मोहलत नहीं दी जाएगी। JIT ने जो है वज़ीर आज़म के जो साहबजादे हैं उनको तलब कर लिया है और उनसे ये जो डिटेल है वो मांगी जा रही है। हमने देखा कि इसी तरह के JIT के ऊपर जो है एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा था, और जब 28 मई को हमने देखा कि निहाल हाशमी साहब जो सेनेटर भी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से और काफ़ी असर व रसूख वाले सेनेटर तस्वुर किया जाए और कहा जाए तो गलत ना होगा, उन्होंने यौम तकबीर की एक तकरीब से ख़िताब करते हुए धमकी आमेज़ अंदाज में बयान दिया। हमने देखा कि उनके इस बयान के बाद गुज़श्ता रोज़ उनकी पार्टी रुकनीत और सेनेटर उन्होंने जो अपने ओहदे से उनको हटा दिया गया, और आज जो है सुप्रीम कोर्ट में अज़ खुद नोटिस लेते हुए जो उनको तलब किया गया था और पीठ तक जो है उनको मोहलत दी गई है और उनसे जवाब तलबी की जा रही है। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, मैं वज़ू से हूँ और कलमा पढ़ कर कहता हूँ कि किसी इदारे को धमकी नहीं दी। मैंने ख़ास ज़हनियत पर बात की है। जब अदालत में माफ़ी से मुतालिक पूछा गया तो कहा कि अल्लाह से माफ़ी चाहता हूँ। वज़ाहतें ज़रूर जो है हमने देखा कि ये दे रहे हैं सेनेटर निहाल हाशमी साहब, लेकिन वो किस हद तक दुरुस्त है? क्या हकीकतन इदारों पर असरअंदाज या JIT पर असरअंदाज होने की कोशिश है? तहफ़्फ़ुज़ात की बात की जाए तो हमने देखा कि वज़ीर आज़म साहब के साहबजादे हुसैन नवाज़ ने दो जो अफसरान हैं 6 मेंबरान में से JIT के, उन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। वो किस हद तक दुरुस्त है? क्योंकि उनके तहफ़्फ़ुज़ात को यकसर मुस्तरद करते हुए JIT की कमेटी को काम करने का ऑर्डर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। JIT का मुस्तकबिल क्या होगा और वो किस तरह आने वाले दिनों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से अगर बात की जाए और बिलखुसूस अगर बात की जाए नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से, PM साहब के हवाले से और उनके साहबजादों के हवाले से, तो कितना परेशान कुन होगा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस मसले में से निकल सकेगी कि नहीं, आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। दूसरी और बड़ी अहम खबर, हमने देखा कि नवाज़ शरीफ साहब से जो एहतसाब की बात शुरू हुई है वो इमरान खान साहब भी उसकी अब लपेट में आ गए। इमरान खान साहब लपेट में इस तरह आ गए कि उन पर 3 मुख्तलिफ़ केसेस जो है वो इस वक्त ज़ेर समाअत है। इलेक्शन कमीशन में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। बनी गाला की अराज़ी की तामीरात के हवाले से CDA का एक केस जारी है। गैर मुल्की जो फंडिंग है उसके हवाले से एक केस जारी जो है वो ज़ेर समाअत है। और इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि हनीफ अब्बासी साहब ने उनकी नाअहली के हवाले से भी केस किया हुआ है कि बनी गाला किन पैसों से लिया जाए, उनकी मनी ट्रेल के हवाले से भी इमरान खान साहब जो है अब तक कुछ देर कबल तक इतलात थी, उन्होंने कहा है कि उनके असासों के हवाले से वो चीज़ें जो है वो अब उनको मिल गई हैं और वो जो सुप्रीम कोर्ट में पेश भी कर देंगे। आज बात करेंगे क्या हकीकतन इमरान खान साहब जो ख़ुद मनी ट्रेल मांग रहे थे और बात कर रहे थे एहतसाब की, उनके लिए ये नाअहली का केस कितना मुश्किल होगा? क्योंकि खुर्शीद शाह साहब अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने कहा है कि दोनों अगर रहनुमाओं की बात की जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और मुस्लिम लीग नून के सरबराह और वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब, दोनों की नाअहली जो है वो ठहर चुकी है। किस हद तक दुरुस्त है उस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि पार्लियामेंट के बाहर जो है एक पार्लियामेंट का इजलास हुआ और उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है तनकीद का निशाना बनाया गया। अपोजिशन जमातों की जानिब से
यकसर मुस्तरद कर दिया बजट को और उन्होंने कहा कि आवाम के लिए कोई इसमें रिलीफ या नई बात नहीं है। क्या पार्लियामेंट की मौजूदगी में जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं अपोजिशन के वो ना सुने जाना और फिर उसके ऊपर बाहर इस तरह की असम्बली बनाना और लगाना किस हद तक दुरुस्त है, इस पर भी बात की जाएगी। इसके साथ साथ आज जो है मुश्तरका पार्लियामेंट के सेशन से इजलास से जो है सदर ममनून हुसैन साहब ने ख़िताब किया और उन्होंने कहा कि अगर भारत की बात की जाए तो उन्होंने कहा कि अमन व अमान की सूरत हाल के लिए पाकिस्तान में और ख़ित्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो भारत सबसे बड़ी रुकावट है। बात करेंगे उनके इस खिताब के हवाले से जो मुश्तरका इजलास में सदर ममनून हुसैन साहब की जानिब से दिया गया। अपोजिशन जमातों ने एक बार फिर जो है वॉकआउट किया, उस पर भी आज के प्रोग्राम में बात की जाएगी। कुछ बात करेंगे गुज़श्ता रोज़ कौमी सलामती के इजलास के हवाले से। एक अहम इजलास तस्वर किया जा रहा है। ये कुलभूषण यादव के हवाले से बात की जाए तो गलत ना होगा कि 8 जून को जब उसका केस हेयरिंग के लिए पेश किया जाएगा नीदरलैंड के शहर हेंग में, तो उनकी तैयारी के हवाले से कि पाकिस्तान की जो कानूनी टीम है वो किस हद तक तैयार है। अटॉर्नी जनरल जो है वो सरबराही कर रहे हैं उस कानूनी टीम की। कुलभूषण यादव के हवाले से बात की जाए तो केस के लिए किस हद तक तैयारी की गई है और पाकिस्तान ने यकसर तौर पर वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए ये बताया है कि पाकिस्तान ना उसकी रिहाई और ना कौंसलर के तक रसाई, दोनों चीज़ें कुलभूषण यादव के हवाले से मुस्तकबिल करीब में मुमकिन नहीं है। तो अगर आलमी अदालत इंसाफ की बात की जाए तो कितना ज़रूरी है और क्या बाउंडेशन होगी, उस पर भी बात की जाएगी। गुज़श्ता रोज़ काबुल में हमने ये देखा कि एक धमाका हुआ जिसमें 90 अफराद जो हैं वो जाबाक, जबकि पाकिस्तानी अमले समेत 463 से ज़ायद अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हो गए। काबुल का ये धमाका जो है अब तक किसी भी जानिब से इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो कबूल नहीं की जा रही। किस हद तक जो है वो उनके लिए परेशान कुन होगा। और पाक अफ़गान ताल्लुकात की बात की जाए या अफ़गानिस्तान के अंदरूनी मामलात की बात की जाए इस धमाके के बाद, क्योंकि ये काबुल की तारीख़ के अगर हवाले से बात की जाए तो सबसे बड़ा धमाका तारीख़ का तस्वर किया जा रहा है। भारत की बात करें, भारत कुलभूषण यादव के ऊपर तो ज़रूर वावेला मचा रहा है और अपने इस एजेंट बेटे को बचाने की एक नाकाम कोशिश तो ज़रूर कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि भारत कश्मीर, मकबूजा कश्मीर की अगर बात करें तो बहुत जिस तरह बर्बरियत और मज़ालिम ढा रहा है वो पाकिस्तान की, दुनिया की इंसानी तारीख़ में इस तरह के मज़ालिम हमें नहीं नज़र आते। गुज़श्ता एक माह में तकरीबन 28 से ज़ायद कश्मीरियों को मासूम कश्मीरी भाइयों को शहीद कर दिया गया, जबकि 945 मुख्तलिफ़ तशद्दुद के वाक़यात में ज़ख्मी भी हुए। आज के प्रोग्राम में ये भी बात करेंगे कि कश्मीर बेसिकली उसके हवाले से, मसला कश्मीर के हवाले से भारत जो है अपनी हठधर्मी पर अटका हुआ है वो चाहता क्या है। और कुलभूषण यादव का भी अगर जो वावेला मचाया जा रहा है तो मकसद मकबूजा कश्मीर में मज़ालिम के ऊपर से तवज्जो हटाना है। आज के प्रोग्राम में इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू होगी। अपने पैनलिस्ट से तारुफ़ करवाने से कबल जो है हमारे साथ रिसर्च एनालिस्ट मौजूद है महाविश मौलवी। पाक भारत ताल्लुकात और बिलखुसूस अगर मसला कश्मीर के हवाले से कुछ उन्होंने डेटा कंडक्ट किया है, उनसे पहले वो जानते हैं और फिर मैं अपने पैनलिस्ट से आपका तारुफ़ करवाता हूँ। जी महाविश, ज़रा बताइएगा पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से भी और मकबूजा कश्मीर के मसले के हवाले से भी। देखिए, पाक भारत ताल्लुकात हमेशा से कशीदा रहे हैं, लेकिन दिन ब दिन इस कशीदगी में इजाफा होता जा रहा है। कल एक बार फिर भारत ने बिला इख्तियार फायरिंग की और सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, जिसके नतीजे में 3 शहरी ज़ख्मी हो गए। ये पहली बार नहीं है जब भारत ने सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। 2003 से 2017 के दरमियान तकरीबन 1200 मरतबा से ज़ायद जो है सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर चुका है भारत। और अगर हम एक डेट्स पर नज़र डालें कि कब कब ये खिलाफ वर्जी की जाती है तो हमें एक पैटर्न वाज़े नज़र आएगा। जब जब कश्मीर में जुल्म सितम और किया जाता है और नए जुल्म सितम ढाए जाते हैं, तब तब खिलाफ सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जाती है, क्योंकि ये चाहते हैं कि हम मकबूजा कश्मीर का जो मसला है उस पर से तवज्जो हटाई जाए। कल आपने देखा सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई, लेकिन इसके साथ ही नतीपुर का एक इलाका है मकबूजा कश्मीर में, उसमें भारतीय जो फ़ौज है उसने 3 कश्मीरी जो है नौजवानों को भी शहीद कर दिया। और अगर हम सिर्फ एक माह की बात करें, मैं आपको सिर्फ एक माह की बात बता रही हूँ, 28 जो है कश्मीरी जो है नौजवान उनको शहीद कर दिया गया, 940 से ज़ायद को ज़ख्मी किया गया, 120 मकान से ज़ायद को नुकसान पहुँचाया गया, 60 से ज़ायद जो है ख़वातीन की बेहुरमती गई, 28 को शहीद किया गया, यानी तकरीबन ऑलमोस्ट यानी 1 पर डे का हिसाब लगाया जा सकता है कि कश्मीरी नौजवान को शहीद किया गया। लेकिन अगर हम बात करें
मकबूजा कश्मीर की, तो भारत की जानिब से जो ये किया जा रहा है इसको हमने कभी उजागर नहीं किया। अगर हम इसको अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह से जुल्म सितम ढाया जा रहा है, इसको कोट करने के लिए, एक अंदाज़ा लगाने के लिए मैं हामिद मीर को यहाँ कोट करना चाहूँगी। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, उन्होंने बरतानिया में मुलाकात की, एक डॉक्टर मंटो नाम के इंसान हैं, उन्होंने जो कश्मीर से श्रीनगर से ताल्लुक़ रखते हैं, और उनका कहना था कि आप, उनकी अपील थी हामिद मीर से कि आप हमारी आवाज़ बने। आप मीडिया को याद रहता है कि आप पैनामा पे बातें करें और तनकीद करें, सियासतदानों की तनकीद को कवर करें, लेकिन आप हमारी आवाज़ बने। और वो चाहते थे कि ICC जो ट्रॉफ़ी है उसकी चैम्पियनशिप होने जा रही है 4 जून को, पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक मैच होगा 4 जून को। उसमें उनका कहना था कि हम स्याह झंडे लहराएंगे, हम स्याह लिबास पहनेंगे, जो कि कश्मीर में जो जुल्म और सितम ढाया जा रहा है उसको रिप्रेजेंट करेगा। और ये वो डॉक्टर मंटो हैं जिन्होंने 3500 से ज़ायद ख़त लिखे हैं अक़वाम मुत्तहिदा को, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद याद दिलाने के लिए, जिसमें कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी अक़वाम मुत्तहिदा खामोश रही है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें अक़वाम मुत्तहिदा की, तो 22 सितंबर 2016 को भी वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा से ख़िताब किया था और उन्होंने मसला कश्मीर को उजागर किया था। लेकिन अगर आप उनकी स्पीच पर नज़र डालें तो कहीं भी उन्होंने पर्टिकुलरली भारत को पिन पॉइंट नहीं किया, और इसके साथ ही उन्होंने कुलभूषण यादव का एक दफ़ा भी जिक्र नहीं किया। और ये वो कुलभूषण यादव है जो एक दहशतगर्द है, भारत का बेटा है, जो पाकिस्तान को डीस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा था, CPEC को डीस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा था। ये वो कुलभूषण यादव है जिसको फील्ड कोर्ट मार्शल ने फांसी की सज़ा सुनाई और सुनाते ही फ़ौरन जो है भारत भाग गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इस तरह से हमारी जो कमज़ोर खारजा पॉलिसी है वो नज़र आती है। और ये पहली दफ़ा नहीं है कि अगर मैं आपको बोलूँ कि हमारी कमज़ोर खारजा पॉलिसी है। अगर आप हम याद करें 2016 में नवंबर में इस्लामाबाद में जो है सार्क कॉन्फ्रेंस होना था, जिसमें भारत ने शिरकत करने से इनकार कर दिया, और भारत के बाद भूटान, बांग्लादेश, नेपाल ने भी शिरकत करने से इनकार कर दिया। और ये भूटान, बांग्लादेश, नेपाल ये भारत के वो बिरादर मुल्क हैं जिनसे इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। अच्छा, इसके बाद सार्क कॉन्फ्रेंस जो है वो कैंसिल हो गया। लेकिन दिसंबर में भारत की सरजमीन पे एक हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें हमने जाके शिरकत कर ली। तो इससे हमारी जो कमज़ोर खारजा पॉलिसी है वो ज़ाहिर होती है, और इसी कॉन्फ्रेंस में दबे अल्फाजों में पाकिस्तान को जो है दहशतगर्द कहा गया। तो हमारी कमज़ोर खारजा पॉलिसी ज़ाहिर होती है। और अगर हम पाक भारत ताल्लुकात की बात करें तो आज फिर जो है ममनू हुसैन ने पार्लियामेंट का जो मुश्तरका इजलास हुआ उसमें जैसे आपने बताया कि उन्होंने कहा कि ख़ित्ते में अमन और अमान की सबसे बड़ी रुकावट है वो भारत है और भारत दहशतगर्द है। लेकिन अगर आप गौर करें तो हम हमेशा अपनी सरजमीन पर भारत पर तनकीद करते हैं, लेकिन हम इंटरनेशनल लेवल पर कभी भारत का जो किरदार है दहशतगर्दी का, जैसे कुलभूषण यादव का है, जुल्म और सितम जो ढाया जा रहा है कश्मीर पर, उसका हम कभी जिक्र नहीं करते, क्योंकि इसका एक वजह है हमारी खारजा पॉलिसी बहुत कमज़ोर है। हम अगर महाविश ये बताइएगा कि लाइन ऑफ कंट्रोल का आपने जिस तरह जिक्र किया, तो बताएंगे कि ताज़ा वाक़यात में क्या वाक़यात हुए और कौन से इलाके में हुए, और क्या उस पर ज़ख्मियों के हवाले से कोई आपके पास फिगर्स हैं? देखिए, जो ताज़ा वाक़यात हुए वो कल हुए। झंडपुर और तत्ता पानी के इलाके में जो है वो फायरिंग की गई भारत की जानिब से बिलाइस्ताल, जिसके नतीजे में जो है 3 जो है शहरी ज़ख्मी हो गए। मगर ये पहली मरतबा नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया 1200 मरतबा जो है 2003 से 2017 के दरमियान भारत सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया महाविश तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाज़रीन, पूरे हफ्ते भर की अहम ख़बरों पर तबसरे और तज़्ज़िये देने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमेशा की तरह किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं मुख्तार अहमद बर्ड साहब हैं। बिज़नेस प्लस पे मशहूर प्रोग्राम भी होस्ट करते हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, दी पल्स के होस्ट हैं, इनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। शहजाद शाह साहब मौजूद हैं इनके साथ, सीनियर एनालिस्ट हैं, कॉलमिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, इनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बट साहब, आपसे आगाज़ करते हैं भारत की बात, जिस तरह महाविश ने की, भारत से शुरू करते हैं। क़याम पाकिस्तान से लेके और आज तक जिस तरह उन्होंने बताया भी, ब्रीफ भी किया, मसला कश्मीर काफ़ी ब्रीफली, क्योंकि ख़ुद वो एक रिसर्च एनालिस्ट है, उन्होंने भी जिक्र किया। आप ये समझते हैं कि मसला कश्मीर पर पॉलिसीज़ की बात की जाए और मसला कश्मीर को उजागर करने के हवाले से बात की जाए? आपने भी यकीनन आपकी नज़रों से गुजरा होगा, आज हामिद मीर साहब ने अपने कॉलम के अंदर भी जिक्र किया एक मुलाकात के हवाले से। उन्होंने कहा कि जब वो मुकाबला हो रहा होगा और हम वो स्याह कपड़े पहनेंगे, डॉक्टर मंटो के हवाले से, कि जब हम स्याह कपड़े पहनेंगे तो आप दुनिया भर को बताएं कि ये भारत जो मकबूजा कश्मीर में जुल्म ढा रहा है उसके ख़िलाफ़ एक एहतजाज है। तो क्या वजह है कि हमने कश्मीर के मसले में विद इन पाकिस्तान तो 5 फरवरी हो या दीगर सेमिनार्स हो उस तक तो हमने अपने आप को महदूद किया, कश्मीरी भाइयों के लिए इंटरनेशनल फोरम पर हम लॉबिंग करने में कामयाब हुए, और नहीं हुए तो क्या वजह थी? देखिए, अगर ये कहा जाए कि जी पाकिस्तान ने कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी कश्मीर के मसले पे, तो ये कहना दुरुस्त नहीं होगा।
आप ये तो कह सकते हैं कि हमने उस तरीके से अपने कश्मीर काज को आलमी फ़ोरम पर नहीं उठाया जिस तरह से हमें उठाना चाहिए था। अब उसकी कई वजह हैं, आपने उनका ज़िक्र किया है मंटो साहब की मुलाकात का अहमद मीर से, तो ये तो आपको पता होगा कि अमन की आशा का एक भूत हमारे ऊपर सवार हो गया था कुछ अर्सा पहले। जी जी, वो शुक्र है अब उतर गया है। तो बात यह है कि लेकिन पड़ोसियों के साथ बेहतर ताल्लुकात के बारे से बात करना गलत है। मैं आ रहा हूँ जी, बिल्कुल पड़ोसियों से ताल्लुकात हम कभी भी नहीं चाहते कि हमारे ख़राब हों, लेकिन इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है आप देख लें कि हमारे किसी भी पड़ोसी के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, ना अफ़गानिस्तान के साथ हैं, ना ईरान के साथ हैं। भारत का हमारा अज़ली दुश्मन है, अज़ली दुश्मन है, उससे तो आप ख़ैर खैर की कोई उम्मीद न रखें। ठीक है। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान ने क्या किया। पाकिस्तान ने बहुत कुछ किया कश्मीर के हवाले से, 3 जंगें की, लेकिन बदकिस्मती से मेरा सवाल प्लानिंग कलामी के लिए माज़रत, मेरा सवाल ये था विद इन पाकिस्तान अगर हम बात करें तो हमने कॉन्फ्रेंसेस की बात करें, सेमिनार्स अटेंड करने की बात करें, यौम यकजहती कश्मीर बनाने की बात करें, वो तो सही है। मैं इंटरनेशनल लॉबिंग की मैंने आपसे सवाल किया था, आप ये समझते हैं इंटरनेशनल लॉबिंग करने में हम लोग कामयाब हुए? वही उसी के ऊपर आ रहा हूँ कि इंटरनेशनल लॉबी के हवाले से हमने जैसे कहा आपको शुरू में कि हम उस तरह से अपना नैरेटिव नहीं पहुँचा सके आलमी फ़ोरम पे जिस तरह से हमें करना चाहिए था। वी हैव ऑलवेज बीन एपोलोजेटिक। देखें कश्मीर का मसला जो है वो तो यूनाइटेड नेशन की फ़ाइलों में पड़ा हुआ है, 1948 से 1948 से चला आ रहा है, और अब 70 साल तकरीबन हो गए हैं कि हम इसके ऊपर शोर मचा रहे हैं। और आपने देखा होगा कि जब हमें मौका मिलता है इंटरनेशनल फ़ोरम पे कश्मीर के हवाले से बात करने का, वहाँ हम चुप साध लेते हैं। हम उस जोश जो लास्ट सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब करते हैं वज़ीर आज़म साहब ने जो जिक्र किया था भारत की दरअंदाजियों के हवाले से, कश्मीर में मज़ालिम के हवाले से, तो बड़ा अप्रिशिएट किया गया था। नहीं, वो अप्रिशिएट किया था, वो 2-3 मिनट उन्होंने डिवोट किए थे फर्स्ट टाइम कश्मीर। शहजाद साहब ने गर्दनें हिला रहे हैं, उनको इत्तेफाक नहीं कर रहे बात ना, वो ना कर। अच्छा, तो उनका हक है, तो उन्होंने ज़रूर उजागर किया था, लेकिन जिस तरीके से उजागर करना चाहिए था, जिस तरीके से भारत का नाम लेकर उसको क्रिटिसाइज़ करना चाहिए था। आपको याद होगा उन्होंने कहा बलूचिस्तान में दरअंदाजी के अंदर इंडिया इन्वॉल्व है, बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के अंदर इंडिया इन्वॉल्व है, मकबूजा कश्मीर के अंदर मज़ालिम के ऊपर इंडिया इन्वॉल्व है। तो वाज़ेह बोला था, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस की कि इस वक्त भी कुलभूषण यादव जो है उसका जिक्र नहीं, उसका जिक्र नहीं किया। एक सर्विंग ऑफिसर जो है वो उसको रिलेट किया जा सकता था, बिल्कुल रिलेट किया जा सकता। दैट वाज एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू हाईलाइट। अब देखें ना, माजी के ऊपर हम रोएंगे तो बात नहीं बनेगी। माजी में क्या होता रहा सारी दुनिया को पता है, हमें भी पता है, आपको भी पता है। सवाल ये पैदा होता है कि अब हमें करना क्या चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त सवाल ये पैदा होता है, करना ये चाहिए कि कश्मीर के हवाले से हमें दोबारा इंटरनेशनल फोरम पे जाना चाहिए। वो कौन सा फोरम? यूनाइटेड नेशन का फोरम है। आप जाके वहाँ अपना केस दोबारा प्लीड करें, क्योंकि देखें बात यह है कि हमने लड़ाइयाँ करके देख ली, हम कुछ हासिल नहीं कर सके, और ये बातचीत जो है वो हल होनी है मेज़ के ऊपर। और अब गोल्डन अपॉर्चुनिटी इसलिए है कि अब कश्मीर के जो लोग हैं, बुरहान वानी के शहादत के बाद जो 8 जुलाई को हुई थी 2016 को, उसके बाद एक नया वहाँ पे वलवला पैदा हो चुका है। वहाँ पे 70, 80 दिन तो कर्फ्यू नाफज़ रहता है, और लोग जो हैं अभी भी आज भी पाकिस्तानी परचम में लाशों को लपेटते हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, कितनी वो पाकिस्तान से उनकी मोहब्बत है, क्योंकि आधे लोग इधर फंसे हुए हैं, आधे उधर फंसे हुए हैं। तो ये मौका बड़ा अच्छा है, आलमी जंजीर को झंझोड़ना पड़ेगा ज़मीर को। वो कौन करेगा सर? मैं और आप हम करेंगे ना, बैठ के। जो हुकूमत है हमारी पाकिस्तान की, हुकूमत वक्त है, उसका काम है, उसकी जिम्मेदारी है। अवाम ने उनको मुंतखब किया है, वही जा सकते हैं। और इनको चाहिए कि एक स्पेशल जो थिंक टैंक बनाएं, कोई ऐसे जो पुराने लोग हैं उनको इकट्ठा करें। कश्मीर कमेटी का तो आप जिक्र ही ना करें ना, वो तो खाली तनख्वाह लेने के लिए मराद है। उनको 3 वजारतें चाहिए और अपना गाड़ी इत्तेहादी के तौर पर, क्योंकि उनका तो एक सिस्टम है ना गवर्नमेंट में आने का। और वो तो उनका क्या काम? शहीद बेनज़ीर भुट्टो के दौर में भी वही थे, मौलाना फजलुर रहमान साहब अभी भी वही हैं। और ये वो शख्स है जिनको खुद कश्मीर का जोग्राफिया पता नहीं है, तो उनको आपने कश्मीर कमेटी का चेयर पर बनाया। शहजाद साहब, आप गर्दन हिला रहे थे पहले, तो वो मैं जानना चाहूँगा हमारे नाज़रीन को, वो तो बताएं गर्दनें क्यों हिला रहे थे? दिल में कौन सी ऐसी आपके ख़ास बात आई कि आप वो गर्दनें हिला रहे? एक ये चीज़, और दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़, एक अहम और बड़ा सीरियस टॉपिक है। आपके ख्याल में कश्मीर के इशू के ऊपर लाखों लोगों ने शहादतें और कुर्बानियाँ दी,
कश्मीर कॉज को लेकर पाकिस्तान ने भी, जैसे उन्होंने कहा इंटरनेशनल फोरम पर भी हमने जिक्र किया, विद इन पाकिस्तान भी हमने लॉबिंग हम करने में उस तरह कामयाब नहीं हुए जिस तरह प्रोपेगेंडा करने में इंडिया पाकिस्तान के हवाले से कामयाब हो जाता है। क्या वजह है कि कश्मीर के मजालिम के ऊपर इंटरनेशनल फोरम या आलमी दुनिया, पूरी दुनिया की बात की जाए, वो आंखें मूंद के क्यों बैठी हुई है? बहुत शुक्रिया। मैनचेस्टर में एक धमाका होता है और वो मजम्मती करारदादें भी और उनके साथ यकजहती के लिए पूरी दुनिया एक दूसरे के साथ खड़ी हो जाती है। क्या वजह कश्मीर में रोज़ लोग मर रहे हैं और उसको कोई सुन नहीं दे, देख नहीं रहा? जी, सबसे पहले तो इस बात का जवाब जो मैं इत्तेफाक कर रहा था जो भट्ट साहब कह रहे हैं। अच्छा। और आपने कहा कि वहाँ पर बड़ा मजबूत किस्म का जो है वो मौक़िफ़ रखा, वो बड़ा कमज़ोर किस्म का मौक़िफ़ रखा। नहीं, मैंने ये कहा कि बात की, मैंने ये नहीं कहा मजबूत है या कमज़ोर, मैंने कहा कि कश्मीर का नहीं किया उन्होंने, उसमें तो जिक्र नहीं, कुलभूषण का जिक्र नहीं किया, भारत के इन्वॉल्वमेंट के हवाले से जिक्र। देखिए, इस वक्त जिस बात का जिक्र आपके पास अपॉर्चुनिटी थी आपने नहीं किया, अब जाकर यूएन जनरल असेंबली में जब आप खिताब कर रहे थे उधर आप बात करते हैं ना, कुलभूषण की क्यों नहीं बात करें? देखें, बलोचिस्तान की तो आपने बात कर दी, वो तो आपको पता है कि वो ही ऑल्सो इकोड सम वॉइस जो कि उनके कान में डाली गई थी कि जी इस पर बात करनी है। चले, वो उन्होंने कर दिया, उनकी मेहरबानी। लेकिन अभी बात ये हो रही है कि इस वक्त आप देखें जो कश्मीर कॉज जो है, कश्मीर कॉज पे हम लोग जो हैं उस तरीके से हमने जितनी कोशिश की है वो शायद नाकाफ़ी है, उससे ज़्यादा बढ़कर हमें कोशिश करनी चाहिए। अभी जो आपने बात की कि कश्मीरीज़ क्या डिमांड कर रहे हैं, देखिए कश्मीरीज़ की एक ही डिमांड है प्लेबिसाइट। मेरा सवाल कुछ और दूसरी बात नहीं, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। और दूसरी बात ये है कि जो जिस तरीके से भारत ने अपना एक मौक़िफ़ रखा हुआ है, इस तरीके से हम नाकाम इसलिए गए क्योंकि हम लोग बड़े डिवाइडेड हैं इनटू सेवरल इशूज़। अच्छा, नहीं, दुनिया क्या कर रही है, पूरी दुनिया क्या कर रही है, आलमी कुव्वतें क्या कर रही है? दुनिया का इशू इस वक्त कश्मीर नहीं है, ना कभी था। दुनिया का इशू की तंजीमें, वहाँ पे तो कोई कुत्ता भी मर जाता है तो उसके लिए वो खड़े हो जाते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। यहाँ पे इंसान मर रहे हैं और शहीद हो रहे हैं, उनको परवाह नहीं है। वहाँ प्रोपोगेट इस तरह किया जा रहा है क्योंकि बात वहीं पे आ रही है। प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ जरा वीक है, हम लोग वी आर ऑन द वीकर एंड कि हम उसको प्रोपोगेट नहीं कर पा रहे। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। हमारे एक शख्स हैं, एक शख्सियत हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, जिनका नाम है जिब्रान नासिर। जिब्रान नासिर ने बड़ा एक अच्छा एक उसने मुहिम शुरू की थी जिसमें उसने जो है वो सेलिब्रिटीज़ जो हैं, जो भारतीय जो हैं पॉलिटिशियंस हैं, उनके चेहरों पर वो जिस तरह वो पैलेट गन्स के जो है वो निशानात बनाए थे, लेकिन इट डिड नॉट कैच और सीक अटेंशन, द रिक्वायर्ड अटेंशन। सोशल मीडिया पे काफ़ी वैसे चली, सोशल मीडिया पे बड़े थोड़ा अरसा चली, लेकिन उसको क्योंकि हम लोग हमारे लिए ज़रूरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पनामा पे बैठ के सारा दिन बहस कर लो। हमारे यहाँ ज़रूरी है कि JID में उनकी तबीयत खराब हो गई कि नहीं हुई, उस पे आप बात कर लो। लेकिन ये जो इतना इंपॉर्टेंट जो एक उसने एक आपको बेस बना के दिया, उसको हमने ना अडॉप्ट किया ना उसको फॉरवर्ड किया। मैं कहता हूँ कि हमारे लोग जो हैं वो शर्म महसूस कर रहे थे कि हम अपने फेसबुक पे भी वो अपना शेयर कर दें। वो समझ रहे थे ये तो हमारी फेवरेट सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके जो हैं वो हम करेंगे तो वगैरह वगैरह। अब आप सेंटिमेंट्स पे बात आ गई है। हमारा जो कश्मीर का जो सेंटिमेंट है, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं जो गए, उनकी आज भी यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हैं जिन्होंने रो कर वहाँ की हालात बयान किए, उसको आपने उस पर कोई बात नहीं हुई। हमारे यहाँ एक छोटा सा कोई कॉलम ब्लॉग, अब इंडिया के अंदर से भी तो आवाजें उठने लगी, उनके अपने जर्नलिस्ट जो है, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट जो है, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। रॉय जो है उसने बात की है, बरका दत्त ने बात की है, उसके अलावा ने बात की है, उसके अलावा वहाँ के आप अब्दुल्ला जो है उन्होंने बहुत दफा बात की है। साबिक वजीर आला क्या बात करेंगे है, लेकिन इस स्टैंड पे तो कम से कम उन्होंने एक वाजे होकर दो टोक तो बात तो की है। उन्होंने इलेक्शन के दौरान जो भारत के हवाले से रहा उसके ऊपर थोड़ी सी बात की। जो जुल्म सितम जबर जो चल रहा है इस वक्त, जो दबाया जा रहा है कश्मीरियों की, जो हक खुदरादियत की बात को दबाया जा रहा है, उस पर तो कम से कम वो दो टोक। बट साहब ने कुछ जिक्र किया, क्योंकि हम बाकी बहुत ज़्यादा टॉपिक है, मैं चाहूँगा जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर कर सके। क्या हुकूमत का पॉलिसीज़ क्या होनी चाहिए? सीज़ फायर की भी खिलाफ वर्जी कर रहा है, और ये जिस तरह माविश ने बताया कि वो जब कभी कश्मीर पर मजालिम ढाना ज़्यादा करता है तो वो सीज़ फायर की यहाँ पे खिलाफ वर्जी, अटेंशन जो है वो डाइवर्ट करने की कोशिश करता है। देखें, सबसे पहले तो आपके पास एक UN है, उसमें रेजोल्यूशंस भी हैं। जो बातें आपके अभी बैकग्राउंड में बताई गई, माविश ने बताई है, जो भट्ट साहब ने बताई, इससे पहले एक और चीज़ भी है, ज़रूरी है उसको समझना है। वो ये है कि आप UN में का जो रोल है उसको सही से आप अपने एम्बेसडर्स के थ्रू, अपने डिप्लोमेट्स के थ्रू अभी तक आप उस पर काम नहीं कर पाए। मैं फिर आपसे पहले भी एक प्रोग्राम में चैलेंज किया था, आज भी चैलेंज करता हूं, अगर है तो बता दें, दिखा दें कि कितने ज़्यादा जो हैं मरासले जारी किए जाते हैं, कितने याददाश्तनामे जाकर वो देते हैं,
आखिर हमारे एम्बेसडर्स का, हमारे फॉरेन जो मिशंस हैं उनका काम क्या है? वो बाहर जाकर के ऐसे रोटियां तोड़ने गए हैं, पार्टियां एंजॉय करने गए, नेशनल डेज को एंजॉय करने गए, या उनका कोई और काम बनता भी है? अगर नहीं बनता तो नाअहल लोगों को वापस बुला लें और जो एहलियत रखने वाले लोग हैं उनको ये टास्क दे दें कि कम से कम वो जाएं जाकर वहाँ पर। कश्मीर जो है वो शहर है गया पाकिस्तान की, कायद-ए-आज़म अहमद अली जिन्ना ने कहा, ठीक है, आपने उसके साथ क्या किया है? आपकी प्रायोरिटी नहीं है। नोबडी इज़ बॉदर्ड अबाउट कश्मीर, गवर्नमेंट इज़ नॉट बॉदर्ड। आवाम क्या करेगी वहाँ पर? जिनके पास रिसोर्सेज हैं, जिनके पास सारी पावर है, जिनके पास ताकत है, जो अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं, पहुँचा सकते हैं, जब वही कुछ नहीं करते तो फिर वो तो शेर हो जाएंगे वहाँ पर। वो तो अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं ना, कश्मीरी तो जानें। आपने जिस तरह जिक्र किया कि वो अपने पाकिस्तान के झंडे में बिल्कुल, तो सवाल ये है कि हमारे यहाँ तो इसकी कोई आगे बढ़ते भट्ट साहब, बिल्कुल कुलभूषण यादव की बात करें क्योंकि इसी से लिंकअप है भारत का। मैं चाह रहा हूँ कि वो कंप्लीट हो जाए, फिर हम बाकी दीगर इश्यूज़ को डिस्कस करें। कुलभूषण यादव के हवाले से वाज़ेह कौमी सलामती के एक अहम इजलास में भी ब्रीफ किया गया वज़ीर आज़म साहब को, और बताया गया कि क्या तैयारी है जो अब नेक्स्ट हेयरिंग होने वाली है, इस हवाले से अटॉर्नी जनरल ख़ुद भी जा रहे हैं, और पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी सामने आ गया, ना रिहाई दी जाएगी, ना छोड़ा जाएगा, ना कौंसलर को रसाई दी जाएगी। देखें, बात यह है कि हमने तो फिर आलमी अदालत जाना चाहिए। एब इनिशियो हमने गलत काम किया है। पहली बात यह है कि हमें जाना ही नहीं चाहिए था वहाँ पर, क्योंकि ये उनके परव्यू में नहीं है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो या कोई भी अदालत थी, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए था। फिर जब हम चले गए तो हमने फ़ौरन हामी भर ली कि भाई हम 5 दिन में आपको इसकी तैयारी करके दे देंगे। और आपके सरताज अजीज़ साहब ने ख़ुद कहा पहले कि हमने तैयारी तो अच्छी की थी, बाद में कहा कि नहीं, हम केस अपना प्लीड नहीं कर सके। तो सवाल ये पैदा होता है कि सर उन्होंने भी 2 दिन में स्टे दे के परे मारा। ट्राइड अंडर पाकिस्तान आर्मी एक्ट, नॉट अंडर सिविल लॉ। वो दुश्मन है, स्टेट का दुश्मन और एक्सेप्ट कर चुका है, स्पाई है, एक्सेप्ट कर चुका है। उसके मजिस्ट्रेट के सामने भी और खुद भी ऑडियो वीडियो उसके अपने चले सर, वो तो आप चले कह सकते हैं, लेकिन सर्विंग ऑफिसर है। देखें, भारत का लोकस स्टैंडी बनता ही नहीं है बिल्कुल, इसलिए कि उन्होंने तो इनिशियली डिनाई किया कि वो तो उनका आदमी नहीं है, और फिर जब कहा ज़रा थोड़ा प्रेशर पड़ा, बोला ये तो रिटायर्ड ऑफिसर है, फिर जब कहा कि नहीं ये तो सर्विंग ऑफिसर है। तो ये मतलब तमाम चीज़ें जो हैं ये उजागर क्यों नहीं की गई, इनको क्यों नहीं एज ए 1 साल तक तो पहले हमने वो किया और 1 साल तक चलाते रहे उसको, और फिर आपने फिर फांसी दी है। तो उसने तो अपील तो कोई की नहीं, आपकी अपील नहीं की ना, उसको फांसी दे के फारग करें। किस चक्कर में बैठे हुए हैं आप? क्या ज़रूरी है? अब उनको स्टे मिल गया है वहाँ से, उनको टेम्पररी। क्या आपके ख्याल में क्या होगा फिर? ये स्टे वकेट होना चाहिए। अब यू टेक योर ओन एक्शन, स्टे और नो स्टे, क्योंकि हमारा तो ये सर वो उधर फिर आप चैलेंज ये किया ना कि आपका प्रेरोगेटिव ही नहीं है। वो तो अलग है। आप एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ना रिहाई देगा और ना रसाई देगा, बिल्कुल, और दूसरी तरफ आप फिर कोर्ट में भी जा रहे हैं। तो फिर कोर्ट में तो आप एक दफ़ा चले गए ना, आपने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी, आपने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली। कोई भी फैसला आएगा शहजाद साहब, कितनी उसकी हमें, यू डोंट हैव टू एक्सेप्ट द डिसीजन आल्सो, देयर आर एग्जांपल्स। तो उसके बाद का रिएक्शन क्या हो सकता है? कुछ नहीं, क्या होना है रिएक्शन। अब कहने का मकसद ये कि आपके एक पिछले प्रोग्राम में बात हुई थी, जब हमने बात की थी जो वो था सिंह था, एक कश्मीर सिंह और एक और था। तो इसको देखें आप, हमने इसको कितना प्रोपोगेट किया, क्या हमने इसको कुछ किया या इससे कोई हमने कुछ हासिल किया? और इसकी मैंने लास्ट टाइम भी हम इस पे डिस्कस कर रहे थे पिछले प्रोग्राम में भी कि इसने फिर एक्सेप्ट करने के साथ साथ निशानदेही की और वो लोग पकड़े गए। एग्जैक्टली, इसने फर्दर आपको जो है वो बताया कि अनवील किया या अनअर्थ किया। अब कश्मीर सिंह का मामला आपने गुडविल जेस्चर के तौर पे किया या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पे किया, मगर हमने कभी इसकी बात नहीं की। हमने दुनिया को ये नहीं बताया देखें जी हम इतने हॉस्टाइल नहीं है, हम लोग जो है वी आर नेबर्स। तो हम लोग एक बंदा आया जिसने वहाँ जाकर कन्फेस किया कि जी बिल्कुल मैं जासूसी के लिए गया था। हमने उस बंदे को हैंड ओवर किया है, उसको फुल प्रोटोकॉल में जाकर अंसार बनी साहब उस वक्त वजीर थे, वो लेकर गाड़ी में और हैंड ओवर किया वाघा बॉर्डर पर। अब कहने मकसद ये है कि व्हेन इट कम्स टू कुलभूषण थिंग्स आर डिफरेंट नाउ। उस वक्त 2008 में थिंग्स इतना ज़्यादा उस पर नहीं था कि स्टैंड ऑफ वाली पोजीशन। इस वक्त हम लोग एक लिहाज से एक जंग लड़ रहे हैं। इस वक्त अगर हम शहरों में अगर सुकून से बैठे हैं और टॉक शो कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे बॉर्डर्स पे जो है बड़ा सुकून है, रात को जो है सुकून से लोग सोते हैं। आए दिन वहाँ पे कश्मीरी जो हमारे हैं भाई वो शहीद हो रहे हैं, आम शहरी शहीद हो रहे हैं, वर्किंग बाउंड्री पे अलग हो रहे हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स पे। अब मसला जो एक आ रहा है, ICJ की जुरिस्डिक्शन पे उस दिन बात हुई, उसके परव्यू की बात हुई। हम एज अ स्टेट, एज पाकिस्तान, एज अ कंट्री जिसकी सॉवरेनिटी इज़ एट स्टेक, हमें इसको लाउड एंड क्लियर बताना है दुनिया को कि जनाब देखें ये सिचुएशन है।
अभी आपके अगले टॉपिक से इसको थोड़ा लिंक करके और मैं पीछे हट जाऊँगा, वो ये है कि जो काबुल के अंदर जो हुआ है ना धमाका, उस पर क्या बात आ रही है जनाब कि जो ट्रूप्स आपने भेजने हैं उसकी तनाजुर में हो रहा है, और वो लोग कह रहे हैं, अमेरिका कह रहा है और नेटो वाले कह रहे हैं कि अब हमें जस्टिफिकेशन नजर आ रही है कि हम यहाँ पर ठहरे क्योंकि सलामती को खतरा है, मुल्क को खतरा है, दहशतगर्द। इनखला तो पहले भी मुकम्मल हो नहीं रहा था, पहले भी नहीं हो रहा था, लेकिन अब ये कि उन्होंने जस्टिफिकेशन दे दी। बल्कि अगर आपको याद हो डोनाल्ड ट्रंप ने जिसने ये कहा था कि हम अपनी तमाम अफवाज जो है वापस बुलाएंगे, उसने और अफवाज भेजने की बात की है अफगानिस्तान में। ये बात भी तय है कि ये धमाके अफगानिस्तान में उस वक्त तक नहीं रुकेंगे जब तक कि नेटो की फोर्स। कुलभूषण यादव की लास्ट बात करते ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मुझे बताएं कि कह रहा हूं कि फाउंडेशन कितनी होगी हमें, और क्या तैयारी मुकम्मल है? देखिए तैयारी कहाँ से आपकी मुकम्मल है? आपने इस वक्त आप कह रहे हैं, आपके अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि मैं जाकर रिप्रेजेंट करूंगा। इससे पहले जो हैं खावर कुरैशी साहब, क्या एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल वो कोर्ट्स का? क्या एक्सपोजर है, कोई एक्सपर्टीज है, कोई एक्सपोजर है, कभी तो अगर है तो आप जाएं, बिल्कुल आप जाकर उनकी वैसे उनकी वो जो फंड पैसे लेने के हवाले से बात हो रही थी उस पर भी काफी ज्यादा तनकीद जो है वो की जा रही है। उन्होंने तो एक रुपया लिया इंडिया के। दिस इज आल्सो एन एग्जांपल, और आपको ये पता चलता है कि आपकी सीरियसनेस कितनी है, आप कितना अपने मुल्क से प्यार कर रहे हैं। अगर आपको वाकई परवाह है तो इस तरह भी तो लगा हुआ है ना, इस तरह के केसेस में तो पेट भी तो लगा हुआ है, इस तरह के केसेस में तो इनकी लाठी निकल जाती है क्योंकि करोड़ों रुपया उन्होंने वसूल करना है। और दूसरा एक और मैं छोटा सा इसमें कह रहा हूँ कि अल्ताफ हुसैन पे भी बात आती है ना कि जी रॉ के एजेंट है MQM लंदन वाले। आप देखें, कहने का मकसद ये कि जब आपको जो अपनी मर्जी डिज़ाइन के तौर पे सूट करता है तो आप कर लेते हैं, वहाँ की लॉ फर्म्स को भी इंगेज करते हैं, वहाँ पर जाकर आप कोशिश करते हैं कि स्कॉटलैंड यार्ड के मामला डिग आउट करें। कुलभूषण के मामले पे आपको क्या हो गया भाई? आपको कम से कम कुछ होश से काम लेना चाहिए, जाकर आप इसको इस तरीके को इंगेज कर दें। आपके क्या है, वो अपने पैसे लेगा, जो आप पैसे यहाँ दे रहे हैं वो लेगा, लेकिन एक्सपर्टीज उससे कम लगते और ज्यादा होशियारी के साथ काम करेगा। अच्छा, आप कह रहे हैं उससे कम लगते हैं? कम लगते। अच्छा, काबुल के हवाले से आपने जिक्र किया, हमने देखा कि तालिबान फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि काबुल में धमाके के हवाले से तालिबान ने उसकी ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की, जबकि ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने मजम्मत की इस धमाके के हवाले से, और इसमें पाकिस्तानी अमले समेत जो है 463 जो है वो ज़ख्मी हुए, उससे ज़ायद, और 90 जो है वो जहाँ बाग हुए। आप क्या देखते हैं कि ये क्या हम समझें कि अब जिस तरह आपने कहा कि जस्टिफिकेशन और एक जवाब बनाया जा रहा है अमेरिकन आर्मी को वहाँ पे स्टे करने के हवाले से, ये वाक़या करने वाले जो लोग हैं वो कौन से हो सकते हैं? और हमने देखा था इससे कबल जब कौंसल खानों पे जो इंडिया के हमले हुए थे उसमें रॉ खुद मुलव्विस था ताकि उसके इल्ज़ामात जो हैं वो पाकिस्तान के ऊपर लगाकर पाक अफ़गान ताल्लुकात जो हैं वो कशीदा किए जा सके। तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि इन धमाकों के पीछे कौन है? क्योंकि काबुल की तारीख के हवाले से सबसे बड़ा धमाका, इसका जवाब लेंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद कि अमेरिका के ट्रूप्स जो हैं उनको बढ़ाने और उनको स्टे करने के हवाले से क्या जवाब पैदा किया गया है इस हमले के पीछे, इसका जवाब लेंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से कबल जो है हफ्ते भर की खबरों पर तबसरे और तज़किये जारी थे। बात कर रहे थे काबुल धमाके के हवाले से। काबुल धमाके के हवाले से जैसे शहजाद शाह साहब ने कहा कि एक जवाब पैदा करने की शायद उनकी नज़र में कोशिश की जा रही है। तालिबान ने पहला धमाका है जिसकी ज़िम्मेदारी जो है वो कबूल नहीं की है, और धमाका करने वाले कौन है अब तक सामने नहीं आए। जी शहजाद साहब। देखें, ये जो काबुल का तो सबसे पहले बड़ा अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया है, जिसमें एक और चीज़ मैं यहाँ पे अवाम की नॉलेज के लिए वज़ीर आज़म समेत आर्मी चीफ़ ने इन धमाकों की शदीद अल्फाज में मजम्मत भी की, और ट्रंप साहब ने तो कॉल करके फ़ौरन जो है वो अशरफ गनी साहब से जो है इस पर जो है वो सिंपथाइज़ भी किया है। अब कहने का मकसद ये है कि ये जो वाक़या पेश आया है और जिस लोकेशन पे आया है वो आया है बिल्कुल आपके डिप्लोमेटिक एनक्लेव के अंदर। ये ग्रीन जोन का इलाका कहलाता है। फर्दर अगर आप अंदर चले जाएं तो उधर पूरी जो आपकी सेंसिटिव जो जितनी इंस्टॉलेशंस हैं, जो अहम ममालिक हैं, अमेरिका, बरतानिया जैसे अच्छा, फ्रांस और जर्मनी की जो कौंसल खाने उनको अटैक बेसिकली ज़्यादा नुकसान हुआ है। और ये कुछ दिन कबल जो है वो जर्मन एक काउंसिल खाने पर भी हुआ था कुछ दिन कबल, पिछले हफ्ते के अंदर। इतना बड़ा नुकसान ही हुआ। बहरहाल ये अगर अफगान फोर्सेस इसको अगर ना रोकते इस ट्रक को तो ये फर्दर डैमेज जो है वो कॉज कर सकता था, लेकिन उन्होंने इसको बर वक्त जो है प्रिवेंट किया है, जिसकी वजह से जो डैमेज इतना ज़्यादा जो और ज़्यादा तादाद में होना था वो रुक गया। अब ये जो बात आ रही है कि आपके देखें 2014 तक जो आपका ऑपरेशन चल रहा था, जो इससे पहले जो सदर थे हामिद करज़ई साहब, उनके दौर में नेटो के वहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा तकरीबन ट्रूप्स वहाँ पे थे। अब वो विड्रॉल की तरफ चले गए। इस वक्त प्रेजेंटली आपका तकरीबन, जबकि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2016 के लास्ट तक टोटल इनखला हो जाना था।
कंप्लीट इनको, लेकिन उन्होंने बाद में बारक ओबामा ने कहा था कि 10,000 आदमी 5 से 10,000 जो उनकी सपोर्ट के लिए होंगे, जो उनकी सपोर्ट के लिए, जो मॉनिटरिंग के लिए बैकअप सपोर्ट होगा। अब अगर आप देखें 13,000 में से जो इतने सारे ममालिक हैं उसमें से तकरीबन 8 साढ़े 8,000 अमरीकी हैं, बाकी फिर दीगर ममालिक, बरतानिया हो गया, फ्रांस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और कुछ और ममालिक हैं। अब अगर आप बात करें कि ये इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं ली जा रही तालिबान की तरफ से, उस पर हमने बहुत पहले भी बात की है। अब विद इन अफगानिस्तान जो है वो एक टग ऑफ वॉर शुरू हो गई है विद इन दीज ग्रुप्स, जो स्प्लिंटर ग्रुप्स कहलाते हैं, जिसके अंदर जो है दाइश से ताल्लुक़ रखने वाले जो ग्रोह है, आईएस जो है वो, और तालिबान के जो ग्रुप्स हैं उनका भी आपस में एक चल रहा है होल्ड का। अब ये जो मामला चल रहे हैं इसके अंदर ये भी बात आ रही है सामने कि इस वक्त तक क्लेम ना करना ये भी एक स्ट्रेटेजिक है कि इसको, किसकी जानिब से? ये तालिबान की जानिब से। नहीं, उन्होंने तो मजम्मत भी कर दी। देखें, तालिबान की जानिब से अब कहने का मकसद ये है कि ये इतना दीन ईमान तो उनका कोई स्ट्रॉन्ग है नहीं कि ये जो है वो सादिक और अमीन वाली बात करेंगे। सुनने दें जी, कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं है, अल्लाह बेहतर करेगा। अच्छा, कहने का मकसद ये है कि ये जो है सादिक और अमीन तो है नहीं जिनकी आप बात पर एतबार करें। दूसरी बात ये है कि ये लोग जो हैं, इन्होंने जो ब्लास्ट के बाद का जो रद्द-ए-अमल है वो ये है कि अफ़गानिस्तान बहैसियत एज ए कंट्री जो है वैसे ही बहुत कमज़ोर चल रहा है। हामिद करज़ई के बाद तो मज़ीद कमज़ोर हो गया, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा बहुत जो उनकी नेशनल इंटेग्रिटी की या सॉवरेनिटी की बात थी वो तो अब ख़त्म हो गई, क्योंकि वहाँ पर जो इंडियन इन्फ्लुएंस बढ़ चुका है, लेकिन वहाँ पर अमेरिकन, लेकिन हमने ये देखा है शहजाद साहब, जो था ऑलरेडी, इससे कबल भी हमने देखा था कि इस तरह के पहले भी जो धमाके हुए तो उसमें रॉ जो है वो खुद भी इन्वॉल्व रही और वो ताल्लुकात पर असरअंदाज होने के लिए, तो आप नहीं समझते कि ये शायद विद इन और फोर्सेस ऐसे जो वहाँ पे काम कर रही है उनकी तरफ से भी हो सकता है कि हम तालिबान की तरफ देखें? हमारे यहाँ भी बड़े ऐसे वाक़यात होते हैं, मकसद कहते हैं जी फरिश्तों ने किया है, तो अफ़गानिस्तान के अंदर भी एनडीएस के अलावा फरिश्ते मौजूद हैं और उनके नेक्सस है, और वो सपोर्ट एंटी एलिमेंट ये दोनों वहाँ पर भी चलता है, प्रो और एंटी। अब इशू ये आ रहा है कि ये जो सारा मामला जो ब्लास्ट वाला हुआ है, इसको आप देखें इस तनाजुर में भी कि अब जो गेम बनने जा रही है इस खत्ते के अंदर, इसमें अब आप जो विड्रॉल की बात आ रही थी, कल परसों हमने एक बयान सुना था, आया था वहाँ से, जो नेटो के जो कमांडर हैं जिनका नाम है अपना जॉन निकलसन जो हैं, जो नेटो के अफ़गानिस्तान के अंदर कमांडर हैं, उन्होंने एक अंदिया दे दिया है कि अब हमें यहाँ पर इजाफी मज़ीद जो है डिप्लॉयमेंट की अब हमें ज़रूरत महसूस हो रही है। वॉर इज़ नॉट ओवर, जो पिछले 15-16 साल से चल रही है वो, दैट वॉर इज़ नॉट ओवर। इसका मतलब ये कि अभी हम रहने का जवाब जो, ठीक है बट साहब वक्त कम है तो मैं चाह रहा हूँ कि असल में उनको धमाका की वजह से वो फोर्सेस की ज़रूरत नहीं है, वो जब चाहें अपनी फोर्सेस को बढ़ा सकते हैं। जवाब भी जस्टिफिकेशन भी तो देनी है ना, जस्टिफिकेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सुपर पावर को जस्टिफिकेशन विद इन अमेरिका जो है उनको अपने कांग्रेस में और बाकी अपने लोगों को जस्टिफिकेशन देनी है। ये मैसेज है तालिबान की तरफ से सुपर पावर को कि आप अब यहाँ से कूच करें, आप यहाँ से कूच करें, बस ये एक मैसेज है बड़ा क्लियर उनको। लेकिन बट साहब अगर वो कूच करने की बात है तो वो तो और रुकने की बात कर रहे हैं। साथ देखें उनको अंगेज भी किया हुआ है बातचीत के लिए, तालिबान को अंगेज भी किया हुआ है बातचीत। लेकिन अगर अब काबुल से अगर निकल कर देखें बट साहब, जैसे शहजाद ने कहा है ना कि स्प्लिंटर ग्रुप है, ये काम स्प्लिंटर ग्रुप नहीं, लेकिन अगर काबुल से बाहर निकले, ये अफगानिस्तान से काबुल तक महदूद है। हाँ बिल्कुल, वहीं फिलहाल मैं यही कहना चाह रहा हूँ, उसके बाहर निकले तो फिर उनकी कितनी पावर है। इसमें बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। ये फॉल बैक जो है पाकिस्तान के ऊपर भी हो सकता है, इसलिए हमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं, वक्त कम है तो मैं चाह रहा हूँ कि और ख़बरों को भी शामिल कर दे। निहाल हाशमी, अगर प्रोग्राम में उनका जिक्र ना हो तो मेरे ख्याल में प्रोग्राम नामुकम्मल। आपको याद होगा कल प्रोग्राम जब हो रहा था तो जब इनका जिक्र हुआ निहाल हाशमी का, तो मैंने आपसे ये कहा, एक सजेशन आपने दी थी, मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर चाहिए कि फौरी तौर पर इनके ख़िलाफ़ एक सख्त एक्शन लें। तो ले लिया? तो हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब कई हलकों की तरफ से उनको जेल में डालना चाहिए, जो पेनल कोड है 506 के तहत। तो देखें बात यह है कि वो एक आम आदमी नहीं था, वो एक सेनेटर था, और ये सारा प्री प्लान्ड होता है आपकी इतला के लिए। अच्छा, बिल्कुल प्री प्लान्ड होता है। तो कौन करवा रहा है फिर? जो पावर में बैठे हुए हैं। वो तो कौन है? कौन है पावर में? मुझे क्या मालूम बट साहब, आप बताएं ना। ये अब ये कहानी पहली है ना, बुझाया करें ना। वो सेनेटर किस पार्टी का है मुझे क्या आप बताएं ना, अब नाम ले, ऐसे मजा नहीं आएगा। आप मेरे मुंह से क्यों कहलवाना चाह रहे हैं? आप ऐसे जैसे जो दूध है फीडर से पीते हैं शायद। सर ऐसा ना करें। देखें ये अभी कह रहे प्लान करके किया, सारा को प्लान था, ये प्री प्लान था सारा कुछ,
और ये सिलसिला तो और भी आगे चलता रहेगा। ये प्रेशर, अच्छा मकसद क्या था? मकसद ये था प्रेशर डालने के लिए जो सर, लेकिन उनको ये इसका रिएक्शन खुद वो एक रिएक्शन की आप परवाह नहीं करते। अब तो कहानी ख़त्म हो रही है ना, अब तो पर्सनल लड़ाई शुरू हो चुकी है। अब अदालती फैसला तो अपनी जगह, लेकिन अब तो पर्सनल मामला हो चुके हैं। अच्छा शहजाद साहब, अब जिस तरह निहाल साहब के हवाले से इन्होंने भी जिक्र कर दिया, वो कह रहे हैं कि प्लान्ड है और अब जो है आमने सामने आके जंग वाली बात हो रही है। आप ये समझ रहे हैं कि वो खुद एक वकील थे, रिएक्शन और इसका जो इसका वो आ सकता फॉल बैक क्या होगा, उनको खुद अंदाज़ा नहीं था कि इस हद तक वो बात पहुंच जाएगी? उन्होंने कहा कि एक तकरीब में मैंने जोश खिताबत में जो कुछ कह दिया वो कह दिया, मतलब आपने एड्रेस किया और आपने कहा ज़मीन तंग कर दी जाएगी आपके ख़ानदान और बच्चों के लिए, हाजिर सर्विस हो, बाद में आप नहीं रहोगे, रिटायर्ड होगे। देखिए, ये जो तकरीब यौम तकबीर के हवाले से किसी तकरीब को ये ख़िताब जब कर रहे थे, उस वक्त चीज़ें जो होती हैं, देखें कोई इस उम्र में आकर, आई थिंक प्रोबब्ली इज़ इन हिज लेट 50s और ख़ुद वकील हैं, तो दलाइल देना, सोच समझ कर बात करना उनको पता होना चाहिए। ही सेनेटर और ही इज़ ऑल्सो सेक्रेटरी जनरल ये प्लान था। सही है, तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये सारा जो है एक स्क्रिप्टेड होता है मामला। विदाउट स्क्रिप्ट कभी ये मुमकिन नहीं है कि आप शाह से ज़्यादा शाह की वफादारी कर दें, क्योंकि उनको पता है वो ये जो फिर इस्तीफा और फिर ये जो ये सारा ड्रामा है, ये सारा सुप्रीम कोर्ट का खुद नोटिस इसीलिए है कि आप शफाफियत पे लोगों को बताएं। देखें कितनी शफाफियत है इस पर कि हमारा अगर कोई आदमी अगर इस तरह की बात भी करता है, हम ये कर सकते हैं, हम उसको फारिग कर देंगे। और उन्होंने अपना काम भी कर दिया, और काम भी कर दिया। थ्रेट देनी थी, वो भी डैमेज होना था, वो हो गया, वो हो चुका है। वो डैमेज जो है वो रिपेयर हो ही नहीं सकता, चाहे वो सारे सेनेटरों को इस्तीफे। अच्छा, आपके ख्याल में क्या सुप्रीम कोर्ट को इनिशिएटिव लेते हुए इस तरह, क्योंकि ये लगातार होता जा रहा है, पनामा का जब केस चल रहा था उससे पहले भी जब वो बाहर आते हैं, रहनुमा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो तमाम एक ग्रुप मौजूद है और वो आके जो रिएक्शन में देते हैं, फिर शाम में एक और रिएक्शन आता है, फिर शाम में शोज़ में भी ये डिस्कस हो रहा होता है। सुप्रीम कोर्ट को क्या इस तरह के बयानबाजियों के ऊपर केस के हवाले से पाबंदी आयद करनी चाहिए? पाबंदी तो आयद है जी, पाबंदी आयद है ना, नोबडी बॉदर्स। लास्ट टाइम ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भी अहाते के अंदर ना बात करें जी, नहीं अहाते के अंदर बात नहीं, इस पर है कि कोई भी बात नहीं करेगा, कोई इन्फॉर्मेशन इस पर बयान नहीं आएगा। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने, वो तो आसिफ करमानी साहब वो बाहर आके कहते हैं कि अगर तहफ़्फ़ुज़ात थे तो उनको खुद हट जाना चाहिए, और वो तो सारे बातें करते जा रहे हैं, वो तो रोकने के लिए नाम कहा ले। इस पर पाबंदी की बात है वो तो है। JIT के ऊपर जो बेंच तश्कील दिया गया है, उनको भी हिदायत है कि कोई भी इस पर बात नहीं करेगा, कोई चीज़ पब्लिक नहीं की जाएगी। ये तो बात है, क्लियर कट डायरेक्शन है। SC का जो ऑर्डर था इस पर पनामा पे, उसके अंदर ये उनके लिए मुश्किलात पे आगे बढ़ते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि और जरा जल्दी वाइंड अप लिखा जा रहा है, मुश्किलात आ रही है वैसे मुस्लिम लीग नून के लिए इस वक्त जो पोर्ट्रे किया जा रहा है थ्रू मीडिया चैनल्स, कैमरा की आंख से, और हमें बताया जा रहा है 8 बजे 10 बजे डिस्कस किया जा रहा है कि कितनी मुश्किलात है कि जनाब हुसैन नवाज साहब जो हैं, देखें वो उनकी तो पसीने छूट रहे हैं और एम्बुलेंस आ रही है, ये हो रहा है, बड़ा आई ना, कुछ भी नहीं है ये देखें, कुछ भी नहीं है इसके ऊपर देखें राजा साहब। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं है? ये करोड़ों अरबों रुपए की गेम है। एक मीडिया में एक हाइप क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, मजलूमियत की बात आ रही है। हाँ, तो मतलब ये है कि JIT में पेश हो रहे हैं, मजलूमियत कहाँ से बात आ गई? आप अंदर बैठे हैं, हम अंदर बैठे, हमें पता है अंदर क्या हो रहा है। ये तो आपको बताया जा रहा है कि जनाब ये पसीने छूट रहे हैं, 5 घंटे बिठाया गया है। अच्छा, उनके लोग ही आके बता रहे हैं, ये सारी चीजें हैं, आप देखें। अच्छा, एक लास्ट सवाल बट साहब, क्योंकि वाइंड अप के लिए कह रहे हैं, वक्त की कमी है, तो मुझे बता दें, इमरान खान साहब के ऊपर नाअहली का केस जो है वो चल रहा है। अब उन्होंने कहा कि मेरे पास जो भाई, उसने कहा ना मुझे नाअहल कर दो। मैं तो कहता हूँ कि यार 20 करोड़ अवाम के अंदर एक वाहिद शख्स है जो उठा है, जिसने स्टेटस को और हुक्मरानों को चैलेंज किया है। देखें, इर्रिस्पेक्टिव के भाई क्या होता है इसका रिजल्ट, इट इज़ इमटेरियल। जो उसने अवेकनिंग पैदा कर दी है, जो उसने करेज शो की है, एक आदमी उठा है 20 करोड़ अवाम के अंदर, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, जो मरानों से एहतसाब की बात। बिल्कुल, वो तो कह रहे हैं डाल दो, जेल में डाल दो, किसने मना किया? CDA ने अगर गलत प्लॉट घर बनाया, बनी गाला, उसको जेल में डाल दो। किसकी हुकूमत है? इमरान खान साहब मनी ट्रेल दे पाएंगे? मैं सिर्फ ये सवाल था। मनी ट्रेल तो आ गया ना, आज बयान आ गया जमामा का, उन्होंने कहा पिछले 15 साल का रिकॉर्ड मिल गया है। 13 साल, हाँ 13 जितने भी साल थे 13 साल का इस तरह। ये तो भी इमरान खान साहब और उन पे बात आई है, लीडर्स हैं।
आप पर हम पर भी कोई अगर 15-20 साल पुराने कोई मामला निकालेंगे, शायद हमारे पास भी चीज़ें ना हो। ये तो देखें एक वो बात है। दूसरा, इमरान खान की ये बड़ी बात है, बड़ा दिल जिगर चाहिए कि अगर वो कहते हैं कि जनाब नहीं, ये देखें असूल की बात है, वो कह रहे हैं कि भाई मैं डिस्क्वालीफाई हो जाता हूँ तो ये कुर्बानी मेरी जो है वो रहेगा नहीं जाएगी, कम से कम मैं अगलों को एक्सपोज करके जो है पाकिस्तान के अंदर एक निज़ाम की बात करके कम से कम मैं जा रहा हूँ। मची हुई है और उनकी बाकी उनकी सियासत से तो हम इख्तिलाफ कर सकते हैं। वो जो मनी ट्रेल के हवाले से बात हो रही थी और दीगर इश्यूज चल रहे हैं, वो दे पाएंगे? वो देखें, आप देखें ना, फायर ब्रिगेड जो छोड़ा हुआ है उन्होंने, आप उनका हाल देखें क्या। कौन सा फायर ब्रिगेड? जमाने नहीं, मतलब कौन सा फायर ब्रिगेड नहीं चलते। फायर ब्रिगेड उनका बस चले ना तो वो कोई पकड़ के तो हम वैसे ही मार दें बंदों को। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम पैनलिस्ट का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान राय रसूल को इजाज़त दीजिए। बस चले तो गोली। हाफ़िज़।